नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। इसकी प्रश्नावली 8.2 के एक महत्वपूर्ण परिमेय या फिर ये कहें एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय मध्य बिंदु परिमेय के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं मध्य बिंदु परिमेय। इसमें ये हमारे पास आपकी पाठ्य पुस्तक में परिमेय संख्या 8.9 है। इसमें कहा गया है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि हमारे पास कोई त्रिभुज है और उनकी किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, इससे जो हमें रेखाखंड मिलेगा वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें एक त्रिभुज दी गई है। त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC और ये हम मान लेते हैं कि जो D है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है और जो E है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। जब हम इन मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, इससे जो हमें रेखाखंड मिला है DE, हमें यह सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा, यानी कि AB का मध्य बिंदु हमने लिया, AC का मध्य बिंदु लिया, तो तीसरी भुजा हमारे पास BC बची है। तो जो ये DE रेखाखंड है वो BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें कि क्या हमें दिया गया है, तो हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें D और E क्रमशः भुजाओं कौन कौन सी AB और AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जो D है भुजा AB का और जो E है भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसके बाद सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, तो इससे जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड मिलेगा वो तीसरी भुजा के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर है किसके, BC के। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों, समांतर अगर भुजाओं को बराबर दिखाना हो तो हम दो त्रिभुजों की सर्वांग समता लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समांतर की बात कही गई है। समांतर के लिए फिर हमें एक चतुर्भुज का निर्माण करना पड़ेगा जो कि कैसी हो, समांतर चतुर्भुज हो, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो भी चतुर्भुज ही है। यानी कि हमें चतुर्भुज तो बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, रचना में हम क्या कर लेते हैं कि जो BD है, BD के समांतर हम C से एक रेखा खींचते हैं। तो रचना हम कर रहे हैं कि BD के समांतर बिंदु C से एक रेखा खींची, जो अब हम ये रेखा खींच रहे हैं BD के समांतर C से, इस तरह से, जो DE को आगे बढ़ाने पर, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे DE को, तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं।
ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं एफ। एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमने रचना कर ली। अब यहाँ पे देखो हम ई को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। ये हमारा ई बिंदु हो गया। तो हमने क्या रचना की कि BD के समांतर C से एक रेखा खींची जो DE को आगे बढ़ाने पर F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी कोशिश ये रहेगी पहले कि हम ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इसको हम सर्वांग सम दिखा पाए, इसको हम सर्वांग सम दिखा पाए। अब आप देखो ये दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण तो इस कोण के बराबर होगा ही, शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो ये कोण इसके बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण, और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। इससे आगे दूसरी अगर हम बात करें, आप देखेंगे कि हमारे पास अगर दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंतः कोण, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंतः कोण। यहाँ पे हमारे पास देखो जो BD है, BD कह लें या BA कह लें, और C से जो CF है ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर होगी, और जो DF है ये प्रतिच्छेद कर रही है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रतिच्छेद करती है, ये इनको प्रतिच्छेद कर रही है, ये समांतर है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इसको हम ऐसे कर दें तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए। तीसरी बात, यहाँ पे हमारे पास देखो E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, तो जितनी AE है उतनी तो EC होगी, क्योंकि जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। तो देखो आप यहाँ पे हमने दो कोण और एक भुजा बराबर दिखा दी, तो इसका मतलब जो AAS है सर्वांग समता, वो नियम लग जाएगा यहाँ पे। तो आपको अब इसको बस सीरीज में लिखना है, ठीक क्रम में लिखना है कि किसके लिए कौन सा है। अब यहाँ से हमारे पास हम लिखते हैं त्रिभुज। अगर हम ये लें तो हम इधर से C ले लेते हैं त्रिभुज। अब ये कोण इसके बराबर है, तो यहाँ से D ले लें, तो यहाँ F ले लेते हैं, तो ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में आप देखेंगे। अब सबसे पहले हमने ये कोण बराबर दिखाए हैं, तो हम इसको नाम दे दें। अगर ADE लिया तो इसको एक कोण और इसको दो कोण कह दें, तो हम लिखेंगे कोण एक बराबर है कोण दो। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया हमारे पास। दूसरी जो बात है, हमने ये कोण इसके बराबर लिया है, इसको अगर हम नाम दे दें तीन कोण का, और इसको इधर वाले को ये हमारा दो है, और इसको नाम दे दें हम चार कोण का, तो कोण तीन बराबर है कोण चार। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि जो BA है, BA वो समांतर है CF के, CF तथा जो DE है, DE वो तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर अंतः कोण हो गए ये हमारे पास। और जो AE है,
ए है जो, और जो CE है वो भी बराबर है CE। यहाँ पे आप दिया है लिख सकते हैं सीधा ही, या आप लिख सकते हैं कि C जो E है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि D और E मध्य बिंदु थे, इसका तो मतलब क्या था, AD बराबर है DB या BD तथा AE बराबर है EC, AE बराबर है EC या फिर CE, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये हमने दिया हुआ है जो यूज कर लिया। अब आप देखें कि एक त्रिभुज के दो कोण, हमने ये और ये कोण लिया, इधर ये कोण लिया है, लेकिन जो भुजा है वो हमने ये वाली ली है, इनके बीच वाली नहीं ली है, इनके अंतर्गत भुजा नहीं ली है, अलग ली है। तो हम क्या लिखेंगे कि AAS सर्वांग समता से जो त्रिभुज है ADE वो सर्वांग सम होगी किसके, त्रिभुज CFE के। अब अगर ये सर्वांग सम हो जाती है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो अगर इनके संगत भाग बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो DE है वो FC के बराबर है, FC के बराबर है। DE और FC बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। एक बात और हम क्या कह सकते हैं कि जो AD है वो किसके बराबर है, जो DE हमने लिया FC के बराबर, और जो AD है AD किसके बराबर है, AD CF के बराबर है, CF के बराबर है, CF। अब देखो हमने रचना क्या की है, हमने रचना कर रखा है कि जो BD है इसके समांतर हमने लिया था, तो BD और CF समांतर है। तो अगर हम BD और CF को बराबर दिखा दे तो किसी भी चतुर्भुज में अगर भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वो चतुर्भुज कैसी होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो BD है और जो CF है वो समांतर है रचना से। हमें BD और CF को बराबर दिखाना है, लेकिन जो BD है वो तो किसके बराबर है, AD के बराबर है, क्योंकि जो D है वो मध्य बिंदु है। और हमने क्या दिखा दिया कि AD CF के बराबर है, तो हमें AD ही चाहिए था वैसे, तो हम सीधा ही लिख देते हैं कि AD बराबर है CF, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब आप देखो AD बराबर आ गया किसके, CF के, लेकिन AD तो किसके बराबर था, लेकिन AD बराबर है BD। यहां पे हम लिख देंगे दिया है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया कि जो CF है और जो BD है वो आपस में बराबर है, CF और BD आपस में बराबर हो गए। अब चतुर्भुज BCFD में BD समांतर है CF के रचना से, और BD बराबर है CF। यहां पे हमने ऊपर सिद्ध किया है। अब चतुर्भुज BCFD में हमने दिखा दिया कि सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म है वो बराबर भी हो गया और वो समांतर भी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज होगा। अब यहां पे आप लिख सकते हो, रीजन लिख सकते हो इसका
हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं ये तो हमने समांतर और बराबर दिखाई दी यहाँ से CF और BD। तो इसका मतलब इसलिए जो CF है, सॉरी जो BC है, यहाँ पे कर लेते हैं, जो BC है वो बराबर होगी किसके, DF के, तथा जो BC है वो समांतर होगी DF के। DF अब अगर BC DF के समांतर होगी तो BC समांतर होगी DE के भी समांतर होगी, BC DE के समांतर होगी। तो यही तो हमें दिखाना था, DE समांतर है BC, तो इसलिए DE समांतर है BC। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमें सिद्ध करना था। अब प्यारे बच्चों यहाँ इस थ्योरम का एक भाग और है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान भी रखना है। इसमें स्टेटमेंट ये है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, और यहाँ पे समांतर और आधा होता है। मतलब वो समांतर भी होता है और वो उसका आधा भी होता है। अगर ये ऐसे हो तो हमें यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा, और जो DE है वो आधा है किसका, BC का। तो ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। अब आप देखें एक स्टेप और जुड़ जाएगा इसमें, कैसे करेंगे इसको। आप यहाँ पे देखें कि जो BC है वो किसके बराबर है, DF के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो BC बराबर है, और DF का हम लिख सकते हैं DE प्लस EF, DE प्लस EF। अब देखो BC और DE का रिलेशन बनाना है, तो DE को तो रहने देते हैं, प्लस EF। अब देखो EF हमने दिखाया था कि ये दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज हमारे पास जो त्रिभुज दूसरी थी CFE, ये सर्वांग सम त्रिभुज है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। यानी कि जो DE है और जो FE है वो कैसे हैं, आपस में बराबर है। तो EF या FE की जगह पे भी हम क्या लिख देते हैं, DE। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज कौन कौन सी, ADE सर्वांग सम है त्रिभुज CFE के। तो CFE के सर्वांग सम है, तो CPCT से हमने ये लिख दिया। अब तो जो BC हो गया वो कितना हो गया, 2
DE हो गया, या फिर हम DE निकालें तो ये 2 बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 BC। तो ये हमने इसका दूसरा भाग भी सिद्ध कर दिया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है एक, जो कि आप एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस में यूज भी करोगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम 8.9 है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप किसी भी थ्योरम को, किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। लेकिन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी थ्योरम्स हैं, उनके जो रिजल्ट है वो आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, ताकि उनका आप कहीं भी अगले थ्योरम में या किसी भी क्वेश्चन में को सोल्व करते हुए यूज़ करना पड़े तो आप ठीक ढंग से उसका यूज़ कर पाए। यानी कि हमारा जो 8th चैप्टर है वो कहीं ना कहीं 7th चैप्टर और 6th चैप्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आप जब भी 8th चैप्टर को करने बैठे तो 6th और 7th चैप्टर के जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि 6th चैप्टर और 7th चैप्टर की जो समरी है, जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है और लास्ट पेज होता है, जो सारांश जिसको हम बोलते हैं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो क्वेश्चंस को सोल्व करने की कैपेसिटी है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और आप आसानी से रिजल्ट्स को किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरम में यूज़ कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।